किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर में हम आपके लिए मौसम से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आते हैं, साथ ही मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करते हैं। मौसम खबर के आज के इस खास एपिसोड में इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम भवन में, जहां पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ठंड का आलम कैसा है और कैसा रहने वाला है। डॉक्टर मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि ठंड की जब हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम तापमान जो रात का तापमान है वो जिस तरह से गिर रहा है, क्या इसे हम सामान्य कह सकते हैं या ज़्यादा ठंड पड़ रही है? क्या बताना चाहेंगे आप आज की परिस्थिति को? ठंड की बात करें तो इसमें दो तरीके का तापमान का हम मॉनिटरिंग करते हैं। एक है कि रात का तापमान और दूसरा है कि दिन के तापमान। और रात के तापमान की बात करें तो अभी पूरी कंट्री में लगभग नियर नॉर्मल टेम्परेचर है। सिर्फ तेलंगाना, साउथ इंटर कर्नाटक, रायलसीमा कुछ हिस्से और नॉर्थ इंटर कर्नाटक कुछ हिस्से, जहां टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री बिलो नॉर्मल है नाइट टेम्परेचर। तो इसलिए नाइट टेम्परेचर जो यूजुअली कोल्डर होता है नॉर्दर्न इंडिया में, इस बार वो नॉर्मल है, सामान्य है। वो साउथ इंडिया में कुछ हिस्सा में सामान्य से नीचे हैं, इसलिए लोग सतर्क करना चाहिए, स्पेशली तेलंगाना, रायलसीमा, साउथ इंटर, नॉर्थ इंटर कर्नाटक एरिया में। और दिन के तापमान की बात करें तो अभी ईस्ट यूपी, बिहार, साउथ वेस्ट बंगाल एरिया में कोल्ड डे कंडीशन चल रहा है, यानी वहाँ दिन का तापमान सामान्य से लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। जो दिन की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर डेली लेबरर्स और स्टूडेंट्स और स्ट्रीट वेंडर्स, बिजनेसमैन, वो सभी एक्सपोज्ड होते हैं। तो इसको देखते हुए हम कोल्ड डे कंडीशंस का वार्निंग पास्ट 3-4 डेज से इशू कर रहे हैं और अगले 3-4 दिन के लिए भी ऐसे ही कोल्ड डे कंडीशंस रहेगा। ईस्ट यूपी से धीरे धीरे कम होगा, मगर बिहार और साउथ वेस्ट बंगाल में कोल्ड डे कंडीशंस रहेगा। लोग इसमें सावधान रहना चाहिए। जो हमारा रात का तापमान का पूर्वानुमान है, सो ऐसे कोई कोल्ड वेव कंडीशंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं पूरी कंट्री में। इसका वजह यही है कि अभी 28 तारीख से शुरू करके 31 तारीख तक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करने वाला है। 28 तारीख से इसके प्रभाव में जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्के से मध्यम धरण के स्नोफॉल या रेनफॉल होने का संभावना है। इसके प्रभाव में जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, मैदानी इलाका है, वहाँ रात का तापमान ज़्यादा रहने का संभावना है। तो इसलिए कोई ऐसे कोल्ड कंडीशंस का पूर्वानुमान नहीं है, मगर हम नियर नॉर्मल टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में। जी, आप पश्चिमी विक्षोभ की बात कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जो पश्चिमी विक्षोभ की जो फ्रिक्वेंसी इस साल रही है वो किस तरह की रही है और उसका असर किस तरह से मौसम पर पड़ता रहा है, खासतौर पर उत्तर भारत की अगर बात करें। यूजुअली पश्चिमी विक्षोभ का जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 से 7 होता है दिसंबर महीना में और जनवरी महीना में। इसी हिसाब से इस बार एक नॉर्मल ढंग से और सामान्य ढंग से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आए हैं, मगर ये सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब नॉर्थ इंडिया के पास पहुँचे, वो उनका जो पोजीशन रहा रिलेटिवली नॉर्दर्न लैटिट्यूड में रहा। इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में इसके प्रभाव में कोई इतना बारिश या स्नोफॉल हुआ नहीं। सिर्फ 1-2 केस में वो एक्टिव रहे और कुछ स्नोफॉल रिकॉर्ड हुआ है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। आप पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो सामान्यतः जितना बारिश होता है या स्नोफॉल होता है इससे कम रिकॉर्ड हुआ है। जी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
जो एक्टिविटी है वो मेडिटेरियन सी, कास्पियन सी, रेड सी एरिया में डेवलप होता है। वो धीरे धीरे ईस्टर्न की दिशा में, पूर्व की दिशा में गति करते हुए उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करता है इमीडिएटली। इसके बाद फिर जो मूवमेंट होता है इसका प्रभाव भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होता है। डॉक्टर महापात्रा, यहाँ पर सर्दियों की बात करें तो साथ साथ कोहरा भी चलता है, खासतौर पे उत्तर भारत की भी अगर हम बात करें तो जानना चाहेंगे कि आमतौर पे ये दौर कोहरे वाला कब तक चलता है उत्तर भारत में, और अभी जैसा चल रहा है क्या अभी और कुछ दिनों तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही स्थिति बनी रहेगी? हम इस बार की जो कोहरा की बात करें तो लगभग 5-7 डेज हो गया जो गैंगेटिक प्लेन्स है, जैसे कि यूपी, बिहार एंड सदर्न वेस्ट बंगाल, ये सभी इलाका में कोहरा कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है और अर्ली आवर्स में वो कंटिन्यू करता है सुबह 9-10 बजे तक। सो इसके प्रभाव में जो सरफेस ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे की, इंडियन रेलवेज और एयरपोर्ट कम्युनिकेशंस वगैरह प्रभावित हो रहा है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कोहरा हुआ है 2-3 दिन ऐसे, मगर ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है। अभी कोई ऐसे डेंस फॉग या वेरी डेंस फॉग का स्थिति नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्लेन एरिया में नहीं है, मगर यूपी, बिहार, सदर्न वेस्ट बंगाल, वो सब इलाके में अभी भी स्थिति ऐसा है, अप टू इवन बांग्लादेश एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगले 3-4 दिन के लिए भी वहाँ कोहरा का स्थिति जारी रहेगा अर्ली आवर्स में और मॉर्निंग आवर्स में। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 28 से 31 तक बारिश करेगा, तब तो कोई कोहरा नहीं होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मगर इस जाने के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोहरा का स्थिति होने का संभावना है। और इसके साथ साथ जब कोई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, आने से पहले रात का तापमान बढ़ता है और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तब दिन का तापमान भी सामान्य से कम होता है, रात का तापमान सामान्य से ज्यादा होता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद रात का तापमान में गिरावट होता है। इसीलिए हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमारा जो नाइट टेम्परेचर है इसमें फॉल होने का संभावना है। जी। तो डॉक्टर महापात्रा, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि नया साल आने वाला है, लोग जश्न भी मनाएंगे, तो ऐसे में उनमें जिज्ञासा ये होती है जानने की कि उस समय मौसम कैसा मिलने वाला है उनको, तो नए साल पर कैसा रहेगा मौसम? जैसे हम बोल रहे थे कि 28 से 31 तक प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होने का संभावना नहीं है, मगर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ हल्का से मध्यम तरीका से रेनफॉल और स्नोफॉल होना हो सकता है। और ये रेनफॉल स्नोफॉल की वजह से डिस्ट्रप्शन हो सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और विजिबिलिटी कम हो जाता है कभी कभी, और स्ट्रॉन्ग विंड होता है रिचेस में, जैसे स्नो स्टॉर्म जैसे डेवलप हो सकता है, स्पेशली 29 तारीख 30 तारीख को। इसलिए हम चेतावनी जारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड एरिया के लिए। और प्लेन एरिया में इसके प्रभाव में थोड़ी सी क्लाउडीनेस आ सकता है जो ये पीरियड में, मगर जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे पूर्व की दिशा में गति कर जाएगा और इसका कोई प्रभाव ज़्यादा रहने का संभावना नहीं है। मगर इसके प्रभाव में 1 जनवरी में थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है रात के तापमान में, और दिन के तापमान सामान्य जैसे रहने का संभावना है। मगर हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में भी उस पीरियड में तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ इंडिया, कर्नाटक, केरल वगैरह में सामान्य से मध्यम धरण में बारिश होने का संभावना है टुवर्ड्स एंड ऑफ द सीजन, माने टुवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर और बिगिनिंग ऑफ जनवरी। और सेंट्रल इंडिया में वेदर मोटामोटी सामान्य रहेगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी वेदर सामान्य रहने का संभावना है।
बिल्कुल। तो नए साल की तैयारी कर रहे हैं तो जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लिए चेतावनी ज़रूर है, लेकिन जो मध्य भारत है या दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में खासतौर पे जैसे कि बता रहे हैं बारिश की भी स्थितियाँ बन सकती है, और मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य स्थिति आपको मौसम की मिलने वाली है। बहरहाल मौसम से जुड़ी हुई ऐसी भी और भी कुछ जानकारियाँ हम लेंगे डॉक्टर महापात्रा से, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए फिर से बात करते हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से। आईएमडी के महानिदेशक इस वक्त हमारे साथ हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर महापात्रा, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पाले से जुड़ी हुई होती है। फसल का जो स्वास्थ्य है वो उस पर निर्भर करता है। जानना चाहेंगे कि पाले की अवस्था भी किस तरह की नज़र आ रही है देश के किन किन हिस्सों में, ताकि जो किसान हैं वो सचेत रहें। जी, जैसे मैं बता रहा था कि आने वाले दिनों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि स्पेशली वेस्टर्न हिमालय रीजन को प्रभावित करेगा, मगर इसके आसपास जो इलाका है वहाँ क्लाउडी कंडीशन रह सकता है, इसलिए कोई पाले का संभावना अभी नहीं है। मगर वो जाने के बाद टेम्परेचर में गिरावट होगा और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय रीजन है वहाँ कहीं कहीं पाले का संभावना देखने को मिल सकता है। अदरवाइज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे कोई पाले का संभावना नहीं है। जी, जैसे कि आपने बातचीत में भी हमें बताया कि दक्षिण भारत में इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले सालों की तुलना में ठंड पड़ रही है, तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये जो चेंज ऑफ पैटर्न है इसको कैसे देख रहे हैं? दक्षिण भारत में अभी जो ठंड की महसूस हो रहा है, इसका रीजन यही है कि दिसंबर महीना में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में बारिश हुआ नहीं, लेकिन से डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और जब रेनफॉल डेफिशिएंट होता है, स्काई कंडीशन क्लियर रहता है, सो रेडिएशनल कूलिंग होता है। वो रेडिएशनल कूलिंग की वजह से जो तेलंगाना, रायलसीमा और इंटीरियर कर्नाटक वगैरह एरिया में टेम्परेचर में कमी आई है और 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल नाइट टेम्परेचर अभी प्रिवेल कर रहा है। मगर जैसे ही हम टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर जाएंगे तो अब हम ईस्टर्ली वेव के प्रभाव में साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो तब क्लाउडीनेस आएगा और फिर ये जो कंडीशन है वो कंडीशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ये टेम्पररी है, अगले 1-2 दिन तक ये रह सकता है, इसके बाद टेम्परेचर राइज होगा। डॉक्टर महापात्रा, जानना चाहेंगे कि ये जो पाले से जुड़ी हुई जानकारी है या फिर कोहरे से जुड़ी हुई जानकारी है, ये सब कुछ किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और आईएमडी जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम कर रहा है कि उनको जल्द से जल्द इसकी जानकारी मिले। तो ये कैसे किया जा रहा है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसानों को भी ज़रूर बताएं इसके बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट एंड रिस्क बेस्ड वार्निंग इशू कर रहा है, स्पेशली किसान भाइयों बहनों के लिए। सिर्फ सीवियर वेदर नहीं है, हाई इम्पैक्ट वेदर, जैसे ही आपने पाला की बात किया, कोहरे की बात की, ये सभी का भी बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट होता है खेती के ऊपर। सो इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सभी की सहायता में
हर ट्यूसडे और फ्राइडे में बुलेटिन इशू करते हैं किसान भाइयों के लिए, स्पेशल बुलेटिन, जो कि अगले हफ्ते के लिए होता है, और इसके साथ साथ और एक हफ्ते का जो एक एक्सटेंडेड रेंज आउटलुक होता है। इसमें आने वाले जो वेदर कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर हो, क्लाउडीनेस हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, वेदर हो कि सीवियर वेदर हो, ये सभी का पूर्वानुमान किया जाता है। और इसका प्रभाव में खेती के ऊपर जो मेजर क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दिया जाता है। सिर्फ इतना नहीं, क्या एक्शन लेना है, क्या पदक्षेप लेना चाहिए फार्मर्स के लिए, वो भी ये बुलेटिन में हम जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट है, वहाँ सभी कृषि विशेषज्ञ होते हैं, जैसे एग्रोनॉमी का बोलिए कि सॉयल की बोलिए कि वेदर की बोलिए, लगभग 5-6 एक्सपर्ट्स जो होते हैं ICAR की तरफ से, और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट, वो इसके ऊपर आलोचना करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। और ये सभी जानकारी हम मेघदूत जो मोबाइल ऐप है और मौसम मोबाइल ऐप जो हमारा है, इसमें हम देते हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों के साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। कोशिश यही है कि हर गांव में 5 किसान भाइयों बहनों के साथ हम इसको जोड़ें, जिसके जरिए हमारा जानकारी लोगों के पास पहुंचे। और हम ये जो इतना हुंडी है, जहां सभी किसान भाइयों बहन आते हैं उनका सामान बेचने के लिए, वहाँ भी हमारा जो पूर्वानुमान है इसको हम देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा DD किसान है, मास मीडिया है, इसके जरिए भी हमारा पूर्वानुमान लोगों के पास पहुँचता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो कृषि सखी है और पशु सखी है पंचायत लेवल पर, उन सभी को भी हमारा पूर्वानुमान लोकल लैंग्वेज में दिया जाते हैं, जैसे कि उनके जरिए जो हमारा वोमेन ग्रुप है और जो किसान भाइयों बहनों है उनके साथ हम पहुंच सकें। सिमिलरली जो हमारे पंचायत में, ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर है, सरपंच है और पंचायत सेक्रेटरी है, उन सभी के पास भी हमारा जो दैनंदिन वेदर फोरकास्ट या पूर्वानुमान इशू होता है, सीवियर वेदर वार्निंग इशू होता है, ये सभी जानकारी भी उनके पास थ्रू मिनिस्टर पंचायत राज हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम मल्टी प्रोंग अप्रोच में सभी फार्मर्स के पास इसको पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसको लेकर लोग कदम उठाए और उनका जो इनपुट कॉस्ट है खेती के लिए इसको कम करे। और जो एप्लीकेशन जैसे पेस्ट डिजीजेस के लिए जो एप्लीकेशन होता है, कि इरिगेशन का जो एप्लीकेशन होता है, कि कोई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होता है, इसको भी वो ऑप्टिमाइज करे, जैसे कि इनपुट कॉस्ट कम हो। इसके साथ साथ जो यील्ड स्टेज आ जाते हैं, क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए कोई भी शिविर आ रहा है तो इसको हम बचा सकते हैं और टाइमली हार्वेस्टिंग करके हमारा जो क्रॉप यील्ड है इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर महापात्रा, चलते चलते एक आखिरी सवाल। ठंड के दिनों में खासतौर पे दिसंबर या जनवरी में हम कई बार देखते हैं कि बारिश का एक स्पेल आता है और वो बहुत ज़रूरी भी होता है कई मायनों में। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि इसको लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है और क्या ये बारिश जो है हमें देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में? जैसे ही हमने बोल रहा था कि ऐसे कोई ऑल इंडिया लेवल पर रेनफॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एरिया में 28 से 31 तक, स्पेशली 29-30 को ज़्यादा होगा बारिश या स्नोफॉल, बर्फबारी का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, साउथ आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ कर्नाटक वगैरह में भी हम लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई बारिश का पूर्वानुमान अगले 7 दिन के लिए नहीं है। और जो आने वाले जनवरी महीने का बात करें सो हम दिसंबर एंड में नहीं तो जनवरी पहला में हम मंथली और सीजनल फोरकास्ट देंगे, क्योंकि जनवरी टू मार्च जो बारिश होता है ये रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसका जानकारी दिया जाएगा लगभग 31 दिसंबर नहीं तो 1 जनवरी में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के लिए इसको हम जारी करेंगे। इसके साथ साथ जो टेम्परेचर का पूर्वानुमान, कोल्ड वेव का पूर्वानुमान भी जो हम पहले इशू किए थे दिसंबर पहले में, और जनवरी पहले में भी इसको हम जारी करेंगे। बिल्कुल।
डॉक्टर महापात्रा, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें हमारे साथ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जानते हैं कि मौसम के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, और इस जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में सिंचित परिस्थितियों में पछेती गेहूं की बुवाई पूरी करें और 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई जरूर करें। इसके बाद 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई करें। यहां आलू की फसल में झुलसा और माहू की समस्या दिखाई दे सकती है। ऐसे में किसान समय पर अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की स्वस्थ पौध की रोपाई उठी हुई क्यारियों में करें और आलू की फसल में 12 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई देते रहें। मध्य उत्तर प्रदेश में समय पर बोई गई गेहूं में पहली सिंचाई बेहद जरूरी है। यहां सरसों और मटर की फसल में निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करें। आलू की फसल में झुलसा रोग से बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव करें। यहीं पपीते के पौधों की रोपाई जारी रखें। बुंदेलखंड इलाके में गेहूं की फसल में 21 से 22 दिन बाद पहली सिंचाई करें और इसके 4 से 5 दिन बाद उर्वरक का प्रयोग करें। यहां आलू और टमाटर की फसल में बैक्टीरियल झुलसा का खतरा रहता है, इसलिए समय रहते दवा का छिड़काव करें। जहां आलू की फसल 15 से 22 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहुंच गई हो, वहां मिट्टी चढ़ाना जरूरी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में पछेती गेहूं की बुवाई के लिए अनुशंसित किस्मों का चयन करें और सामान्य से ज्यादा बीज दर रखें। अगर पहली सिंचाई के आसपास गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण दिखें तो पत्तियों पर जिंक का छिड़काव करें। केले की फसल को ठंड से बचाने के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें और पौधों को सहारा दें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में मटर की उन्नत किस्मों की बुवाई करें और पिछले महीने बोई गई फसल में निराई गुड़ाई और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में मक्का की फसल में समय पर सिंचाई, निराई और तना छेदक कीट का नियंत्रण करें। दक्षिण बिहार में रबी मक्का में नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के साथ मिट्टी चढ़ाएं। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में गेहूं की फसल में सियाराई अवस्था पर सिंचाई करें। चना की फसल में 25 से 30 दिन बाद पहली समसामयिक कार्य करें। सरसों की फसल में छटाई करके माहू के प्रकोप से बचाव करें और आलू की फसल को झुलसा रोग से सुरक्षित रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बताने वाले हैं कि रबी के मौसम में जो कई तरह की फसलें इस वक्त ली जा रही है, उसमें किस तरह से आप बुआई, रोपाई और इसके साथ ही कृषि कार्यों के दौरान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। और ऐसे में आज कौन सी खास फसल हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें।
कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं